बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे जीत की धुन HBL-PSL 11 के हवाले से विच इज प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड सर्फ एक्सेल एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अब तो 40 मैच मुकम्मल हो चुके हैं। HBL-PSL के 4 टीमें फाइनलाइज हो गई हैं कि जिन्होंने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया है। आज नेशनल स्टेडियम कराची में 40 दर्जे से जायद डिग्री से जायद टेम्परेचर में मैच हुआ। इस्लामाबाद जो पहला मैच था हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडीज के दरमियान, जिसमें अंपायर को 2 मरतबा जो है वो ड्रिंक ब्रेक करना पड़ा, इतनी गर्मी थी। और इस गर्मी में गरमा दिया अपने शायकीन के दिलों को हैदराबाद किंग्समैन ने, जिसने हैरत अंगेज तौर पर 108 रन से शिकस्त दी रावलपिंडीज की टीम को। 10 मैचों में रावलपिंडीज की ये नवी शिकस्त थी और ग्लेन मैक्सवेल ने सही टाइम पर पीक किया। कौन भूल सकता है 2023 की उनकी वो इनिंग्स अफगानिस्तान के खिलाफ जो 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी। और जिस अंदाज से इब्तिदाई मैचेस में उन्होंने सिर्फ 26 रन स्कोर किए थे मैक्सवेल ने, लेकिन आज उन्होंने 70 रन बनाकर अपनी टीम का स्कोर भी 244 तक पहुंचाया। और फिर उसके बाद जो बॉलिंग की नसीम शाह के भाई हुनैन शाह ने अपने भाई की कमी को महसूस नहीं होने दिया, उन्होंने 4 विकेटें हासिल की। और इस तरह हैदराबाद किंग्समैन की टीम जो पहली मरतबा इस HBL-PSL में हिस्सा ले रही है, 1 अरब 75 करोड़ में ये टीम खरीदी थी फवाद सरवर साहब ने किंग्समैन के। और वो टीम जो थी वो 4 टीमों में शामिल है जो क्वालिफाई कर गई। और इस तरह लाहौर कलंदर्स की उम्मीदों पर पानी फिर गया कि जो इस इंतजार में थे कि नेट रन रेट की बेसिस पर शायद वो क्वालिफाई कर जाएं। उसके अलावा जो दूसरा मैच हुआ मुल्तान सुल्तान और 3 मरतबा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, मार्क चैपमैन, वही मार्क चैपमैन जिन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स की बड़ी धुनाई की थी अब से 2 बरस कबल न्यूजीलैंड में खेले गए मैच में और सेंचुरी स्कोर की थी, आज एक मरतबा फिर वो अपनी टीम के लिए कारआमद साबित हुए और इस्लामाबाद यूनाइटेड को 4 विकेटों की फतह दिलवाने में उन्होंने नुमाया किरदार अदा किया। लेकिन आज हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ जो मैच था रावलपिंडीज, उसके फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने 4 ओवर्स में 57 रन दिए और आज उनकी दिल खोल कर पिटाई की, चाहे वो उस्मान खान हो चाहे वो ग्लेन मैक्सवेल हो, और इस तरह से उनकी टीम को शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं फवाद आलम से। फवाद, जिस तरीके से हैदराबाद किंग्समैन, कल तक कोई सोच नहीं रहा था कि हैदराबाद किंग्समैन का जो एक तो मार्जिन, अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो 84 रन का मार्जिन होना चाहिए, लेकिन उन्होंने 118 रन से कामयाबी हासिल की। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं, क्या हो गया है रावलपिंडीज की टीम को? देखिए, अगर पहला मैच होता एक साहब तो कह सकते थे कि रावलपिंडी जो है गलत खेली, खराब खेली, जिनकी वजह से वो खेलते ही ऐसे आ रही हैं। उनके साथ तो प्रॉब्लम ये थी कि वो तो क्लिक ही नहीं कर पाए। वो एक मैच आई थिंक मेरे ख्याल से गलती से जीत गए शायद तो इसलिए तो क्योंकि वरना तो ये एक मैच भी ये तो 10 के 10 मैच हार जाते। पर खैर क्रेडिट देना पड़ेगा हैदराबाद को, क्योंकि जब हम कल भी बात कर रहे थे तो हम यही बात कर रहे थे कि देखेंगे टॉस बहुत वाइटल है और वही हुआ। और टॉस देखें वाइटल था लेकिन टॉस हारे और वो पहले जो बैटिंग उनको मिली, बट उनके लिए वो सही साबित हो गया, मेरे ख्याल से ज्यादा सही साबित हो गया। क्योंकि मे भी अगर वो 180-190 करते तो वो 10 ओवर में करना मुश्किल होता उनको। बट ये जो 80-84 रन का तो 244 रन बहुत कर दिए। तो उन्होंने 244 रन जिस तरह से उन्होंने किया, जैसे मां सदाकत ने शुरुआत की, फिर उस्मान का नंबर चेंज किया, आज उन्होंने उनको 3 नंबर भेजा, फिर सैम अय्यूब को फिर नीचे चौथे पे किया, उससे नहीं परफॉर्म हुआ। बट फिर स्टिल परेरा ने बड़ी अच्छी 30 बॉल में 50 रन किए। मैक्सवेल जैसे आपने कहा उसने सही टाइम पे क्लिक किया, जैसे आपने बताया 4 मैचों में उसके 26 रन थे, तो 70 रन की उसने एक इनिंग खेली है, जिसकी वजह से उसकी टीम जो है एक तरह से क्वालिफाई भी किया। बट इधर जैसे ऐसी टीमें जब ऊपर आती है ना, जहां पर अगर आप शुरू के 4 मैच देखें तो 4 के 4 हारे हुए थे, तो ऐसा लग रहा था यार ये 1-2 मैच भी जीते तो बहुत है, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था प्ले ऑफ में पहुंचेगा। और कल भी हम यही बात करते थे कि यार इन लोगों के लिए मुश्किल और बहुत इजी बैठा हुआ है। तो लेकिन मैंने ये कहा था कि पार्टी किसी की भी खराब हो सकती है, तो जो है बैग किसी के भी पैक हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर के बैग अब पैक हो गए और इनके बैग भी पैक हुए हैं, क्योंकि इनको अब लाहौर जाके खेलना है। एक इंटरव्यू चल रहा था जिसमें शाहीन शाह अफरीदी ने कहा हमें 2-3 दिन मिलेंगे आराम के और हम प्ले ऑफ की तैयारी करेंगे। मैंने खुद सुनी उनकी गुफ्तगू, आप इतने वो कॉन्फिडेंट थे क्योंकि कोई तवक्को नहीं कर रहा था ना फवाद। और आप समझते हैं एज अ बैट्समैन कि ये रिजवान का फैसला दुरुस्त था एक ऐसे करंट मैच में कि टॉस जीतकर उनको खिला दें? मेरे ख्याल से मैं भी अगर एज अ कैप्टन हूं तो मैं यही करता कि टॉस जीतकर उनको बैटिंग ही कराता है, इसमें कोई ऐसी वजह नहीं। क्योंकि देखें
आप कुछ भी करते 170 180 पे आउट कर लेते, 200 पे आउट कर लेते, तो एटलीस्ट हम लोग 140 45 तो कर ही जाते हैं ना। तो दूसरी टीम जो है वैसी ऑटोमेटिक ही बाहर हो जाती। किसी ने नहीं सोचा था कि हैदराबाद जैसी टीम जो ठीक है अगर लास्ट मैचेस देखें तो बहुत अच्छा खेले, 215 रन भी चेस किए उन्होंने, लेकिन 244 रन कर जाएगी। उसके बाद अगर आप देखें तो सिचुएशन इनकी बुरी नहीं थी। जब रिजवान ने एक शॉट मारा उसके बाद से काम खराब, वरना तो 5 में 50 रन थे इनके, तो रन तो बुरे नहीं थे। उसके बाद जो आए कामरान गुलाम आए या जो भी जितने भी इनके प्लेयर है उन्होंने बहुत ही गंदे शॉट्स मारे हैं। अगर आप सोचते तो आप ये देख सकते हैं चलो यार हम लेट तक लेके तो जाएं, सामने पहले ऑल आउट हो गए। एग्जैक्टली उस्मान ख्वाजा भी तो खेल रहा था, उसके साथ एग्जैक्टली उसका साथ तो देते कोई, किसी को मतलब ऐसी नजर आया कि किसी को चाह नहीं है बैटिंग करने की। सही, किसी को चाह नहीं थी बैटिंग करने की। लेकिन अगर आप समी इसको ओवरऑल हम एनालाइज करें, रावलपिंडीज की टीम में बड़े बड़े नाम शामिल थे। साइम अयूब 12 करोड़ से ज्यादा रुपए के महंगे तरीन खिलाड़ी थे। फिर उसके अलावा उनके जो दीगर खिलाड़ी थे, जिस तरीके से उनकी टीम में मैक्सवेल थे, मार्नोस, लबुशेन इनिंग्स ओपन कर रहे थे। ओवरऑल आप अगर देखें तो आप क्या वजह क्या समझते हैं रावलपिंडीज के डाउनफॉल की, जो 10 में से 9 मैच हारना? डाउनफॉल की देखिए मेन वजह हम शुरू से बात करते आ रहे थे, कोई मेथड नज़र नहीं आ रहा था, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आ रहा था। फिर जिस स्टाइल ऑफ प्ले से खेल रहे थे वो भी नज़र नहीं आ रहा था। अगर आप बात करें बैटिंग की, ओपनर मुश्किल में रहे स्टार्ट अच्छा देने में। बॉलर की अगर आप बात करें मुश्किल रही इनको नए बॉल से शुरू में स्पेशली अर्ली ऑन विकेट लेने की, और एंड में भी कंसीड करते गए रन। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर आप देखें तो मुझे ना बैटिंग ना बॉलिंग और स्पेशली फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में कोई ऐसी परफॉर्मेंस देगी जिसकी वजह से वो मैच जीते। और थ्रू आउट बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा ये पूरा सीजन इनके लिए कि एक ही मैच जीत सके। और फास्ट बॉलर्स की अगर बात करें सभी, बेन पीयर्स को खिलाया न्यूजीलैंड के, मोहम्मद आमिर से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी। 10 मैचों में उनकी 12 विकेटें, लेकिन उनकी इस 12 विकेटों का फायदा क्या हुआ? टीम तो 9 मैच हार गई। आज 4 ओवर में 57 रन। आज लग ही नहीं रहा था कि वो मोहम्मद आमिर बॉलिंग कर रहे हैं। अगर आप ये देखें मोहम्मद आमिर का चार्ट कि पहले मैच में उन्होंने कोई विकेट नहीं ली, दूसरे में 2 विकेटें, फिर 2 विकेटें, फिर 2, इस तरह आप उनकी कारकर्दगी देखें। 49 रन पहले मैच में, फिर आज 57 रन। फिर जो ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस जिस पर बहुत रिलाय कर रही थी उनकी टीम, वो तो इतनी अच्छी नहीं रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आमिर की परफॉर्मेंस नहीं इतनी अच्छी रही, लेकिन अगर आप इसके साथ वाले बॉलर की अगर परफॉर्मेंस देखें वो इससे भी खराब है। तो आप अंदाजा लगाएं कि इनकी बॉलिंग कहाँ स्टैंड कर रही है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल मैं जो बता रहा हूँ, उनको शुरू से प्लानिंग में प्रॉब्लम हुई है। फिर जिस तरह से प्लेयर सिलेक्शन किए हैं, जो पिक किए हैं, वहाँ से फिर इनको कोई मुतबादिल मिला नहीं और 1-2 प्लेयर इंजर्ड हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से खेलते आ रहे थे, हालांकि बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर है इस टीम में भी, लेकिन वो थ्रू आउट ग्राउंड में आके नहीं कर फवाद, साइम अयूब के बारे में क्या कहेंगे? बड़ा रिलाय कर रही थी उन पर रावलपिंडीज की टीम, और साइम अयूब ने अपनी पोजीशन भी बेहतर बनाई थी जो पास की परफॉर्मेंस है। लेकिन साइम अयूब एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही, मायूस कुन रहे वो अपनी टीम के लिए। देखिए चलता आ रहा है कि अगर आप देखें तो, अगर आप मैंने उनके एक आध इंटरव्यू सुना है तो वो कह रहे हैं सब ठीक है। देखिए आपको कुछ मतलब ठीक है, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखें बात ये कहते हैं अगर सब ठीक है तो आप परफॉर्म नहीं कर रहे, आप डिलीवर नहीं कर रहे, इवन अब आप बॉलिंग में भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो एक जहां से आप थोड़ा थोड़ा आप कह लेंगे सिंपैथी आपको मिल जाती, चलो यार बॉलिंग में तो कर रहे, आपसे वो भी नहीं हो रहा, आपसे बैटिंग में बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं हो रहा। आप ये कहना चलो आप 30-30 भी कर रहे हो, ठीक है यार 30 कर लेते हैं, 12 करके, मतलब आप बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है। ठीक है, यस मैं मानता हूं। देखिए अब मैक्सवेल का भी अगर देखें हम बात करें, 4 में 26 ही थे ना, एक ही 70 किया, बट उनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैक्सवेल जैसे प्लेयर कंसिस्टेंट ना हो टीम के लिए। फ्रेंचाइज को फिर बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, वरना ये मैचेस आराम से ये जीते। ऐसे अगर साइम अयूब एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब फॉर्म में थोड़े से भी फॉर्म में होते तो मेरे ख्याल से उनको उनकी फ्रेंचाइज को आखिरी मैच तक नहीं क्वालिफाई करने के लिए वेट करना पड़ता। अगर वो फॉर्म में होते तो ये लोग जल्दी क्वालिफाई कर जाते, क्योंकि इनकी बैटिंग ऐसी है, क्योंकि मां सदाकत है, फिर उस्मान खान है। देखिए उस्मान खान से भी रन नहीं हुए थे शुरू में, अगर आप देखें तब ये कहते, लेकिन उसकी 3 इनिंग्स उठा के देख लें, एक उसने 60 कर लिया, एक उसने 100 किया, एक उसने जो है 25 किया। तो उसकी ये इनिंग देख लें कि 200 रन कर गया वो 3 इनिंग्स में। आपको भी ऐसा चाहिए कि ठीक है फॉर्म आती है, मैं मानता हूं एज अ बैट्समैन मुझे भी पता है कि बहुत मुश्किल होता है, बट उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी है। बट और जब आप बात करो तो नजर आए कि हाँ यार ये जद्दोजहद कर रहा है, बट आप मतलब थोड़ी रिलैक्स है, एग्जैक्टली ओवर कॉन्फिडेंस नजर आए। समी, जो बॉलिंग की अगर हम बात करें, हुनैन शाह आज क्या जबरदस्त ने बॉलिंग की है, और जिस तरीके से कलेप्स हुई है अगर आप देखें रावलपिंडीज की टीम के का 94 पे शायद 3 आउट थे, उसके बाद धड़ाधड़ विकेटें गिरी हैं, एक आध रन आउट हो गया, ऐसा लग रहा था सब जल्दी में है।
आपने ओवरऑल अगर आप देखें तो आप समझते हैं हुनैन शाह की एक तो बॉलिंग के बारे में बताइए कि फास्ट बॉलर हैं, उनके भाई उबैद शाह लाहौर कलंदर से खेल रहे हैं, बड़े भाई नसीम शाह जो थे वो अनफिट हो गए, लेकिन ओवरऑल हुनैन शाह ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, 3 विकेटें ली हैं और आपके सामने कि जहाँ उनको नया बैट्समैन आया तो उनको तो बिल्कुल ही मतलब आप देखेंगे थ्रू आउट उनको स्कोरिंग करने में बहुत मुश्किलात आ रही थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त, जैसा आपने कहा नसीम इंजर्ड हुआ है, लेकिन बाकी दोनों भाई आके अपनी फ्रेंचाइज के लिए परफॉर्म कर रहे हैं और बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट नजर आए। और अगर आप दूसरे मैच की बात करें तो उसमें मोहम्मद इस्माइल ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो ये दोनों बड़े अच्छे प्रोस्पेक्ट नजर आए और देखना है कि आने वाले मैचों में जब प्रेशर मैचेस और आएंगे तो किस तरह परफॉर्म करते हैं। तो बाद अगर हम ओवरऑल इस टीम का जायजा लें, हैदराबाद किंग्स में कहाँ आपको खामी नजर आई, उसकी रावलपिंडीज की कहाँ खामी नजर आई, उनके इस मायूस कुन कारकर्दगी की बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल से अगर आप शुरू में देखें, जब पहला मैच हुआ तो यासिर खान ने रन किए, फिर इसने रिजवान ने रन किए, लेकिन उसके बाद उन लोगों से परफॉर्म ही नहीं हुआ, बिल्कुल परफॉर्म नहीं। मतलब कहने की बात यह है कि बेग साहब जिस पे टीम रिलाई कर रही है, अब जैसे मेंडेस और अगर बाबर आजम रन नहीं करेंगे तो जल्मी भी स्ट्रगल करेगा। ठीक है, वो ऐसे बैट्समैन, ठीक है, एक आध दो मैचों में तो हो सकता है, लेकिन 10 के मैच में नहीं आप हो सकते। फिर आपकी टीम ऐसी ही परफॉर्मेंस देगी। फिर ऑन अ सेम टाइम उनसे बॉलिंग पे जो उनके दो हीरो बॉलर्स हैं, लाइक एक मोहम्मद आमिर, दूसरा नसीम शाह, ठीक है, नसीम शाह अनफिट हुए लेकिन उससे पहले भी उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। तो वो चीजें जो है ना, एक दो ये बॉलर्स, ये वाले दो और ऊपर के ये दो बैट्समैन है, आई थिंक इन चारों की वजह से ना पिंडी कहीं खड़ा ही नहीं हो पाया। और रिजवान की मायूस कुन बैटिंग, एग्जैक्ट वही जा रहे थे, रिजवान और यासिर की वही दोनों की बात है, और आमिर और नसीम शाह, इन चारों पे रिलाय वो ज्यादा कर रहे थे। फिर साथ में कोई मिचेल है, सैम बिलिंग्स हैं, तो ये इनका सपोर्टिंग स्टाफ था साथ में, बट उन चारों से नहीं हुआ तो वो लोग भी कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद फवाद आलम और मोहम्मद समी से गुफ्तगू के सिलसिले का दोबारा आगाज करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम और फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी के साथ एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे जीत की धुन में खुश आमदीद कहते हैं, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम बात कर रहे थे जो पहला मैच आज दोपहर को नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेला गया, जिसमें कि बड़े दिलचस्प मुकाबले के बाद कोलैप्स हुई जिस तरीके से रावलपिंडीज की टीम, उस पर हम बात कर रहे थे। इतनी महंगी टीम थी रावलपिंडीज की, लेकिन क्या हो गया, 2 अरब 45 करोड़ रुपए की वो टीम बिकी थी और महंगी तरीन टीम थी, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बड़ी मायूसकुन रही। बड़े नाम भी उसके साथ अटैच थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब थोड़ी सी बात करते हैं जो दूसरा मैच हुआ, 3 मरतबा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और 1 मरतबा की चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स की टीमों के दरमियान। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिस अंदाज से कम बैक किया, वो पिछला मैच हार गए थे, लेकिन आज उन्होंने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और बासानी, मतलब अगर देखा जाए तो बासानी हराया उन्होंने 4 विकेटों से मुल्तान सुल्तान्स की टीम को। फवाद, इस मैच को जो दूसरा मैच था, इसको आप कैसे देखते हैं? स्कोर काफी था, 192 तो अच्छा खासा स्कोर था, लेकिन उसके बावजूद टारगेट अचीव कर लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। मुझे ऐसा लगता है कि स्कोर था काफी, बट उस विकेट के लिहाज से बेग साहब मेरे ख्याल से कोई 25 से 30 रन शॉट थे ये लोग, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद जो मुल्तान की जो बैटिंग है उनसे ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि मतलब 192 भी अगर आप देखें, वो अगर इरफात मिनाज और मोहम्मद ये वसीम हैं, जो उनकी पार्टनरशिप हुई है, अगर वो नहीं होती तो ये रन इतने नहीं होते। अगर आप देखें तो 288 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, क्या कहते हैं इन्होंने, मोहम्मद वसीम ने, और 163 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं इरफात मिनाज ने। तो अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो तकरीबन कोई 28 बॉलों पे इन्होंने जो है कोई 50 से ऊपर रन बनाए हैं। तो वो अगर 50 रन आप निकाल दें तो ये तो खड़े हुए थे 140 से 150 पे 160 पे। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी वरी करने वाली बात है, क्योंकि आगे जो है बड़े मैचेस आ रहे हैं। तो अगर जहां साहिबजादा फरहान और स्टीव स्मिथ जो है अगर जल्दी आउट होते हैं तो जो फिर जो नीचे की बैट्समैन है उनके इम्तिहानात हैं, तो वो इतने जो है ना उस पर पूरी उम्मीद नहीं उतर रहे उनकी मुल्तान की साइड। तो आगे जाके मैचों में ये प्रॉब्लम होगी। तो ये लोग इसलिए कोशिश करते हैं कि हम चेस करें, क्योंकि अगर इनकी बॉलिंग देखी जाए तो देखिए बासानी उन लोगों ने बनाया, कोई 19वें ओवर में अचीव कर लिया। एग्जैक्टली के 18.4 ओवर्स में उन्होंने बना ली, 8 बॉलें बाकी रही हैं अभी भी।
तो आप ये देखिए, विकेट मिली है, ठीक है, टाइम बाय विकेट मिली है, बट देखें 5वें नंबर पे आके चैपमैन ने 69 रन बनाए हैं। 5वें नंबर पे आके ना अगर कोई बैट्समैन रन बनाता है, इस मींस आपकी बॉलिंग बहुत वीक है, ठीक है, ऊपर से हो जाता है मानता हूं, लेकिन 5वें नंबर जैसे उस्मान खान ने 100 कर दिया था 5वें नंबर पे आके, चौथे नंबर पे आके, तो वो बहुत बड़ी बात है कि 5वें नंबर, चौथे 5वें नंबर पे एक तो ओवर्स कम होते हैं, एग्जैक्टली, तो वो इतना आसान है और फिर प्रेशर भी होता है क्योंकि 2-3 आउट हुए हुए होते हैं आपके ना, फिर आपको मैच जितवाना है। तो ये वरी वाली बात है कि आगे जो बड़े मैचेस आ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि अब उनके लिए और हैदराबाद के लिए तो नॉकआउट है, इस्लामाबाद उनके पास तो फिर भी चांस है, एक चांस होगा, लेकिन इनके पास नॉकआउट है। अब उनके पास गलती की गुंजाइश करने की जो है ना वो नहीं है, गुंजाइश नहीं है। सलमान मिर्जा को खिलाया, 3 ओवर्स में 53 रन दिए सलमान मिर्जा ने, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। क्या देखते हैं, फास्ट बॉलर्स के लिए विकेट इतनी साजगार नहीं थी या उनकी लाइन और लेंथ इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से बैट्समैनों को मौके मिले रन स्कोर करने के? जिस तरीके से बैटिंग हुई है, मैं बात कर रहा हूं मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की, और बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूं इस्लामाबाद यूनाइटेड के सलमान मिर्जा की, तो आप ओवरऑल इनकी बॉलिंग के हवाले से क्या तज्जिया देंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज सलमान मिर्जा बहुत ज्यादा पन दिख रहे हैं, और आप देखें तो बिल्कुल काफी, मतलब ये तो विकेट मिली है लेकिन आज काफी एक्सपेंसिव रहा है। बात खाली ये नहीं, अगर हम मोहम्मद आमिर की बात करें, वसीम जूनियर की बात करें, जितने ये पाकिस्तान खेले तो मेरे ख्याल में काफी ज्यादा रन दिए, मतलब ये विकेट बहुत जबरदस्त था। इस विकेट पे जिसने लूज बॉल किया है उसको रन पड़े, मेरे ख्याल में एक्सपीरियंस बॉलर थे तो यहाँ शो करना था, लेकिन आज इतने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। और दूसरी बात इकबाल भाई, जहाँ तक ये जो मैचेज आ रहे हैं आगे वाले भी, तो बहुत जरूरी है, मैं देख रहा हूँ कि स्पिनर का रोल कम से कम होता जा रहा है, तो अगर ये स्पिनर अगर इस कंडीशन में नहीं परफॉर्म करेंगे तो मेरा ख्याल है फिर वो टीम स्ट्रगल करेगी। जैसे अब होता आ रहा है, ट्रेंड बनाया कि आप चेस बड़े आराम से करनी है टीम है, तो ये स्पिनर का रोल अगर नहीं होगा तो मेरे ख्याल में टीम आसानी से चेज ही करेगी। लेकिन फवाद, सलमान इरशाद जो स्लिंगिंग एक्शन, उन्होंने निस्बतन बेहतर बॉलिंग की, और अगर वहीम अशरफ को देखें तो 3 ओवर में उन्होंने 23 रन दिए, और उसके अलावा उनके बॉलर जो थे वो इतने इंप्रेसिव नहीं रहे। इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं? अगर बेग साहब इस्लामाबाद की अगर आप पिछले मैं जो देख रहे हो, जब से फॉलो करो 3-4-5 साल से, मैंने हमेशा देखे वो अपनी बैटिंग पे रिलाई करते हैं, कभी भी उन्होंने बॉलिंग पे रिलाई नहीं की। हालांकि बॉलर्स उनके पास अच्छे भी आए हैं लेकिन उनको कुट पड़ती है, जैसे हमने कहा। तो आज भी अगर आप जैसे सलमान मिर्जा की जैसे बात करी समी भाई ने, आपने वो पहले खेले, उसके बाद वो ड्रॉप भी हुए, सलमान इरशाद भी पहले खेले, ड्रॉप भी हुए, तो ये दोबारा इन लोगों को मैचेस खिलाए गए हैं, इनको दोबारा का चांस दिया गया है। बट यही बात है ना कि अगर आप ड्रॉप होते हो इस मींस कि आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, जो कि हम पहले बात कर, जैसे हमने एक मोहम्मद अली की बात की थी, उसने लेकिन बाद में अच्छा कमबैक किया, लेकिन जब क्योंकि हम कहते हैं, देखिए नजर आता है कि यार आप जब तक नई गेंद नहीं कराओगे इससे तो ये यूजफुल नहीं है। ऑन अ सेम टाइम हमने यही बात की थी कि अब जैसे सलमान मिर्जा अगर वो नया बॉल नहीं करेगा ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। आज उसने किया है बट उसका स्विंग नहीं मिला जिस तरह को उसका मिलता था, उसका बॉल पड़ के अंदर आना चाहिए, तो उसका पड़ने में तो वो बहुत अवे आज बॉलिंग कर रहा था, साथ ज्यादा फरहान को भी, स्मिथ को भी। ठीक है, स्मिथ स्लो वन पे आउट हो गया, कॉर्डमैन वो निकल के मारा उन्होंने, लेकिन उन्होंने आज बहुत अवे बॉलिंग की, अदरवाइज वो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं। और सलमान इरशाद जो है उसको भी देखिए अब उनके कंट्रोल नहीं आता, स्लिंगिंग एक्शन है, समी भाई ज्यादा अच्छा बताएंगे, आज ज्यादा गेंदें, लेकिन वो अच्छा, अरफात मिराज ने बहुत अच्छा उनको जो है पनिश किया, अच्छे हिट्स मारे उनको, लेकिन क्या था वो ऑफ लाइन थे, क्योंकि हाफ वाली वो आउटसाइड ऑफ स्टंप भी दे रहे थे, उसके साथ साथ उन्होंने फुल टॉस भी किए। निस्बत फहीम अशरफ ने वो बहुत अच्छी बॉलिंग की और उस टाइम प्रेशर में था जब वो लोग अच्छी खासी हिटें मारे थे, वसीम जूनियर और ये जो है क्या कहते हैं अरफात मिनाज। तो आई थिंक आगे जितने ये बड़े मैचेस आ रहे हैं तो ये जो 1-2 टीमें ज़ल्मी के अलावा फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि जो जितनी भी ये 3 टीमें ना, इनकी बॉलिंग चैलेंजेस बहुत होंगी आगे। मोहम्मद इस्माइल नौजवान फास्ट बॉलर, उन्होंने आज अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, हालांकि चैपमैन बड़ा जारहाना अंदाज इख्तियार किए हुए थे, लेकिन उन्होंने आज 4 ओवर्स में उन्होंने जो है वो रन दिए, बल्कि उनसे 3 ओवर कराए, 3 ओवर्स में उन्होंने 29 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। तो यंगस्टर्स कुछ फास्ट बॉलर आ रहे हैं, कल फवाद से मैं बात कर रहा था, एक रिजवान उल्ला है और एक मोहम्मद, वो जो एक रिजवान अलग है, 2 रिजवान खेले, एक मुल्तान सुल्तान से खेला था जो मैच मैंने देखा, और एक और जो पेशावर से खेला है, वो कराची का फास्ट बॉलर था जो पेशावर से खेला है। लेकिन आप ओवरऑल जो यंगस्टर्स फास्ट बॉलर आए उनके बारे में आप क्या समझते हैं? उनमें है इतना पोटेंशियल? जैसे हुनैन शाह ने इम्प्रेस किया, उबैद शाह ने इम्प्रेस किया, फिर उसके अलावा ये मोहम्मद इमरान रंधावा उसने, और उसने वट्टू ने जो है वो किया, इस्माइल वट्टू ने। तो आप देखते हैं कुछ है फास्ट बॉलिंग का टैलेंट, या फिर वही उन्हीं पे निसार करते रहे? मोहम्मद आमिर तो चले रिटायर हो गए, वसीम जूनियर हैं,
उनकी पिटाई हो रही है, सलमान मिर्जा की पिटाई हो रही है। ओवरऑल आप देखते हैं कोई नए आ रहे हैं ऐसे फास्ट बॉलर इस PSL से? जी बिल्कुल, इकबाल भाई, अगर बात करें प्रॉस्पेक्ट तो काफी दिखे हैं। अगर आप देखें कि यंगस्टर आके 90 मील पे बॉलिंग कर रहा है और कोशिश कर रहा है अली रजा को हम भूल गए। अली रजा को कर रहे हैं तो 90 प्लस स्पीड से अगर बॉलिंग कर रहे हैं, आके विकेट ले रहे हैं, तो टैलेंट है जब भी वो इस पर आए। लेकिन अगर आप वैसे बात करें जो इंटरनेशनल सतह पे जो बॉलर की नीड है, अगर आप बात करें वो एंगल पे, आप तो जितने तेज हो गए हैं, मतलब इतना डेटा और इतने जो साइंस आ गई है, तो वो एंगल तक डिस्क्राइब होता है कि इस एंगल का बॉलर आप यूज करें। अगर कब्बा है तो मतलब दुनिया यहाँ तक चली गई। तो हमें अभी तक थोड़ा सा इस पे काम नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे ख्याल में नया बॉल का यूज अभी भी बॉलर उस तरह नहीं कर रहे। फिर जहाँ बात है डेथ बॉलिंग की स्पेशली, तो वो अभी तक डिफेंसिव जो अपने बॉल है वो इतने अच्छे तरीके से नहीं कर रहे। वो यॉर्कर और वो जो स्लो बॉल है वो अभी तक उस तरह से यूज नहीं कर रहे जिस तरह से होनी चाहिए थी। मुल्तान सुल्तान अब हैदराबाद किंग्समैन का मैच है, आप क्या समझते हैं? क्वालिफायर है, कराची में परसों खेला जाएगा, आपकी क्या ओपिनियन है? जिस तरह से हैदराबाद किंग्समैन ने पीक किया है, वो अब मुल्तान सुल्तान के लिए एक चैलेंजिंग टीम बन सकती है? हैदराबाद जिस तरह के आखिरी के 6 मैच खेले, बल्कि एक मैच अगर आप हटा दें, क्योंकि जिसकी वजह से उनके लिए मुश्किल हो गया था क्वालिफाई करना, अदरवाइज वो इस्लामाबाद से नॉर्मल भी हारते वो लोग तो वो आसानी से क्वालिफाई कर जाते, इतना ज्यादा मार्जिन नहीं आता। लेकिन जिस तरह से वो आई है, दोबारा उन्होंने कमबैक किया है, मीन्स और जबरदस्त किया है। मतलब जो जितने भी अगर आप देखें मैचेस जीते हैं तो इतने आसान मैचेस नहीं जीते उन्होंने, फिर किसी को करीब नहीं आने दिया। तो ये खतरे की घंटी होती है जो उन्होंने, मैंने आपको कहा था ना, उसमें उन्होंने बजा दिए 3 मैच जीत के। जब वो 3 मैच लगातार 4 हारने के बाद जीती तो खतरे की घंटी देखें लाहौर के लिए बजी। उसके बाद जो कराची किंग्स जो ऑलरेडी ये लोग, हम सोच रहे हैं ये लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, ये लोग कहां जाएंगे, वो लोग दोनों टीमें अच्छी टीमें वो बाहर हुए, कोयटा का चांस नहीं बना क्योंकि वो जीत नहीं रहे थे। तो ये दोनों टीमों के पास चांस था, लेकिन उनको उन्होंने बाहर कर दिया हैदराबाद ने, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल है। तो ये जब इस तरह की टीमें जब कमबैक करती है ना, तो इनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर आखिर में आकर अगर आपका कॉम्बिनेशन बन जाए और आप क्लिक कर जाओ तो फिर आप जो है ना, फिर आप अपनी जो है ना मंजिल के बहुत करीब पहुंच जाते हो। तो अभी हैदराबाद के पास यही चांस है, क्योंकि देखें 4 मैचों के बाद उनके बाद डू एंड डाई था, कुछ रह तो गया नहीं था। उन्होंने कहा भाई हम तो, वो कहते हैं ना, खत्म ही हो गए, हम तो निकल तो गए लेकिन हम दूसरों को नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने उसी को बरकरार रखा और आगे भी वो इसी तरह खेलेंगे और अच्छी उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट आएंगे। देखते हैं कि टफ टाइम देती है हैदराबाद किंग्समैन की टीम मुल्तान सुल्तान को, जिसका कराची में पहला क्वालिफायर है और फिर उसके बाद एलिमिनेटर, एक एलिमिनेटर जो है वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। लेकिन हम मजीद बात करेंगे कि इस HBL PSL के हवाले से जो स्पिनर्स की बात की, और हम ये भी बात करेंगे कि बेशतर गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बजाय 1-2 हैं पाकिस्तानी, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने, फिर एज का भी फैक्टर था कि 31-32 साल की उम्र के खिलाड़ी जो थे वो खेल रहे थे। हमारे यहाँ डोमेस्टिक सीजन में 30 साल से उम्र के खिलाड़ी को खेलने के लिए इजाज़त ही नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और वाकई में आज जोश जगाया हैदराबाद किंग्समैन की टीम ने, जिसने एक ऐसी टीम को शिकस्त से हमकिनार किया, रावलपिंडीज को, कि जो सबसे महंगी तरीन टीम थी, और आज हैदराबाद किंग्समैन ने जो है वो क्वालिफाई कर लिया है क्वालिफायर के लिए, प्लेऑफ्स के लिए। और ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। सबसे पहले चलते हैं माय फेवरेट क्रिकेट मोमेंट, जो कि टेलीनॉर के हवाले से है, उसके हवाले से देखते हैं कि क्या फेवरेट क्रिकेट मोमेंट था आज। जी, आपने देखा कि फेवरेट क्रिकेट मोमेंट बाय टेलीनॉर, और जिस अंदाज से सेलिब्रेशन थी आज हैदराबाद किंग्समैन की जानिब से, और उनके जो कोच हैं हैदराबाद किंग्समैन के, जेसन गिलेस्पी, जिनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तनाज़ा हुआ, छोड़कर चले गए। फवाद, क्या देखते हैं एक ऐसा कोच कि जिसने स्टेटमेंट भी दिया पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ, अब वो दूसरी टीम के साथ है और अपनी टीम को वो पहली कोशिश में प्ले ऑफ तक लेकर गए? बिल्कुल, अगर देखें तो बहुत कुछ बोला था उन्होंने, अगर आपको भी याद हो, आपको ज़्यादातर याद होगा जाहिर है, लेकिन हमारे इसमें यही है ना कि अगर कोई प्लेयर बोल दे तो उस पर बैंड हो सकता है, लेकिन बाद में कोई भी फॉरेन प्लेयर आके कुछ ऐसे बोल के निकल जाए, वो दोबारा पाकिस्तान में आके उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, भले वो फ्रेंचाइज से करे। बट अगर आप एक लगा दे कि भाई इसने पाकिस्तान के लिए, आपकी क्रिकेट के लिए इतना सब कुछ बोला था, तो आप एक बंदों को अलाउ ही नहीं करते। कि जैसे आपने अभी जो प्लेयर जो है IPL में गई हैं उन पे बैंड किया ना आपने, वो छोड़ के पाकिस्तान को छोड़ के आप IPL गए। दसुन शनाका, एग्जैक्टली, पहले एक और प्लेयर मुजर रब्बानी भी आई थिंक। तो
जैसे अब ये इस तरह के कोच जब आप छोड़ के जा रहे हैं, जब उसके बाद बयानात आ रहे हैं, तो उसके बाद आप कैसे अलाउ कर सकते हैं यार कि पाकिस्तान आके आपकी बड़ा वो ब्रांड कह रहे हैं कि है, फ्रेंचाइज का डिस्क्रिप्शन भाई फ्रेंचाइज है किसकी क्रिकेट? पाकिस्तान की है ना, पीएसएल हो रही है, पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है ना, फ्रेंचाइज सुपर लीग तो नहीं हो रही। तो पाकिस्तान सुपर लीग में देखिए कायदे सबके लिए अलग अलग हैं, ये आपको भी पता है बेग साहब, हमें भी पता है। अब हम बता नहीं सकते किसी के कायदे, सब प्लेयर्स के लिए भी अलग अलग हैं। कुछ प्लेयर्स हैं उनके लिए अलग कायदे हैं, जो नीचे वाले प्लेयर्स हैं उनके लिए बिल्कुल अलग कायदे हैं, जो बीच वाले प्लेयर्स हैं उनके लिए अलग कायदे हैं। तो इसलिए हम लोग जो है ना इस मुकाम पे हैं कि हम हर किसी से जो है ना पाकिस्तानी टीम की बात कर रहा हूँ वो हारे जा रही है। क्यों? क्योंकि हम जो है ना वो दो राय चीजें नहीं है, एक के साथ ऐसा सलूक करना, एक के साथ ऐसा सलूक करना, एक के साथ ऐसा सलूक करना, सबके साथ एक जैसा सलूक नहीं करते। क्या समझते हैं जो फवाद ने बात की कि डिफरेंट जो है तरीके से डील किया जाता है खिलाड़ियों को, कोचेस की भी इन्होंने बात की कि अगर कोई कोच पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है और फिर पाकिस्तान की फ्रेंचाइज में आकर वो अपनी टीम को कोच करता है, तो ये दुरुस्त है या आप समझते हैं कि इस हवाले से क्रिकेट बोर्ड को आइंदा मुस्तकबिल में कोई ना कोई पॉलिसी इख्तियार करना पड़ेगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं फवाद कि दौरा में आ रहा है। अब अगर एक ज़ाब्ता अखलाक बना हुआ है तो सब लोगों के लिए बना हुआ है, चाहे फॉरनर हो चाहे नेशनल प्लेयर हो, तो ये सारा सबके लिए होना चाहिए। और मैं समझता हूँ बिल्कुल सही कह रहे हैं ये बात, और यही डबल स्टैंडर्ड है जो आगे जाके इसने बात की, प्लेयरों में भी आ जाता है लैकिंग डिसलैकिंग डबल स्टैंडर्ड, और इसी तरह कोचेज में भी है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट आज यहाँ पे खड़ी है। मेरे ख्याल में इन चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे ही ये चीज़ें बेहतर होंगी तो आप देखिएगा हमारी क्रिकेट जरूर ऊपर। हमारे यहाँ कोचिंग कोर्सेज भी तो बेशुमार लोगों ने कर लिए हैं, क्या वो कॉम्पिटेंट हैं कि जो हर एक को नौकरी तो मिल गई है, लेकिन क्या वो इतने कॉम्पिटेंट हैं कोचिंग कोर्स करके? पहले तो, अब तो इस बोर्ड में नहीं, पहले तो पता चलता था कि पेपर भी आउट हो जाता था, वो चले गए थे, एक साहब कुरैशी साहब, बिलाल कुरैशी थे, वो सारा कुछ होता था। अब तो अंपायर भी वो दूसरे साहब लगा रहे हैं। क्या होता है ऐसा, कोचेस को फेवर किया जाता है? कोचिंग कोर्सेज जो होते हैं वो सही होते हैं या उसमें जो भी हर आदमी कोच बन जाता है? देखिए होते तो बिल्कुल सही हैं और ये होने भी चाहिए, क्योंकि देखें खेल एक अपनी तरफ, लेकिन कोचिंग एक अलग जॉब है। इसके लिए स्पेसिफिक आपको थोड़ा सा पढ़ाई भी चाहिए, थोड़ा सा आप इसकी नॉलेज भी लेनी चाहिए, तो ये ज़रूर होना चाहिए। लेकिन बात वही है, पाकिस्तान का सिस्टम है, लैकिंग डिसलैकिंग का कल्चर हर जगह मौजूद है, चाहे कोचिंग सिस्टम हो चाहे प्लेयर ही हो, ये सिस्टम तो है ही है। और यही इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हमें काफ़ी चीज़ों में बेहतरी लानी पड़ेगी। एक ही सिस्टम और एक ही जो है ना ज़ाब्ता अखलाक बनाना पड़ेगा सबके लिए, तो ही फायदा होगा। फवाद क्या देखते हैं कि जो क्रिकेटर रिटायर हो जाता है तो कोच बन जाता है, ये दुरुस्त है? लेकिन अगर आप देखें जो क्रिकेटर रिटायर होता है वो तो अच्छी बात है। अब कितने कोचिंग कोर्स ऐसे हुए हैं कि जो जिनका क्रिकेट से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, वो कोचिंग अगर आप इसके अंदर घुसेंगे ना तो आप अगर नाम देखेंगे और आप उनकी क्वालिफिकेशन और हर चीज आप देखेंगे तो आप बताएं क्राइटेरिया क्या है भाई बोलने इनको कोच बनाने का? ये कैसे आपने बना कैसे दिया? इनका बैकग्राउंड क्या है? एग्जैक्टली क्रिकेट का बैकग्राउंड क्या है यार? आपने इनको कोच बना दिया और वो अब टीमों के साथ कोच कर रहे हैं। देखिए इस पे आएगी फिर सबको बुरा लगता है, लेकिन कोई क्राइटेरिया प्लीज होना चाहिए यार। इवन जो मैं तो कहता हूँ जो फर्स्ट क्लास प्लेयर भी अगर आप कोच चाहे रीजन का भी बनाते हो ना, या अंडर 19 रीजन का भी बनाते हो या किसी भी टीम का बनाते हो, तो एटलीस्ट वो 70 से 80 मैच आपकी डिमांड होनी चाहिए कि फर्स्ट क्लास प्लेयर भी जो है ना 70 से 80 मैच खेला हो। क्योंकि जब वो 70 से 80 मैच खेलेगा इकबाल भाई, तो जब भी तो उसको पता हो क्रिकेट को खेलना कैसे और चलाना कैसे। जो अपने करियर में 10-10 15-15 साल की करियर में 30 मैच खेले, 40 मैच खेले, आपने उसको कोच बना दिया, वो खुद नहीं खेल पाए। तो मेरा हमेशा कहने का मकसद ये है कि वो प्रोड्यूस कैसे करेंगे वो टैलेंट जो आपको 200 फर्स्ट क्लास मैच या 200 इंटरनेशनल मैच वाला प्रोडक्ट कैसे देंगे, मुझे बताएं ना। अभी आप देख लें, जितने भी आप निकाल लें, कितने आप प्लेयर कहते हैं 200 मैच वाले तो हैं, T20 मिला के, लीगें मिला के, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है। बड़ी क्रिकेट अगर आप लेजेंड्स निकालते हैं, लेजेंड्स निकलते हैं 4 डे से, लेजेंड T20 से नहीं निकलते। किसी एक को आप बोलेंगे लेजेंड प्लेयर है, अभी पूरा PSL खेला है, आप एक बता देंगे, एक टैलेंट आपको नजर आया, आप कह रहे हैं फास्ट बॉलर, आप कह रहे हैं स्पिनर, विकेट लेने कौन जाता है? मैंने पूरे PSL में सिर्फ एक बंदे को देखा जो विकेट लेने जा रहा है, वो शाहिन अफरीदी है। भले उसको कुट पड़े लेकिन वो आउट करने जाता है, बाकी आपके सारे बॉलर तो बच रहे हैं। आउटसाइड ऑफ स्टंप अपना जो आपको आर्ट आता है उससे ही आप निकल गए क्योंकि बचने जा रहे हैं। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, ये आखिरी ब्रेक है टूर्नामेंट का और मजीद बात करेंगे। इस प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, टूर्नामेंट का तो ब्रेक हो जाएगा कल, कल का रेस्ट डे और फिर उसके बाद 4 मैचेस रह गए, तो हम ब्रेक के बाद दोबारा अपने दोनों टेस्ट क्रिकेटर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर।
जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की धुन विच इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। और हम आपको प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। फवाद, अब चूंकि चंद मिनट रह गए, ये 10 टीमों में से जो 8 टीमों में से जो 4 टीमें आई 10-10 मैच खेलकर, आप क्या समझते हैं कि कहां गलतियां हुई? कराची किंग्स जो है वो बाहर हो गई, कोयटा ग्लैडिएटर्स बाहर हो गई और सब लोग बड़े पुरुम्मीद थे कि लाहौर कलंदर्स की टीम, उसका नेट रन रेट बेहतर था, अगर आज जीतती भी है हैदराबाद तो शायद लाहौर कलंदर्स पहुंच जाए। क्या देखते हैं ओवरऑल टीमों की कारकर्दगी? देखिए, बात ये होती है, यही है कि जो जैसे अब कोयटा भी बाहर थी, ठीक है, तो उससे लाहौर कोयटा से भी हारी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मेरे ख्याल से ये जो कुछ मैचेस होते हैं ना, वो आपको फिर पे ऑफ करने पड़ते हैं आखिर में। इसलिए कहते हैं कि जब आपकी विनिंग स्टिक चल रही हो ना, तो आप उसमें जीतते जाओ, मैच कहीं भी हल्के मत हो। जल्मी ने वही किया, इवन मुल्तान ने भी वही किया। हालांकि आप देखें, मुल्तान के आखिरी 3-4 मैच निकालेंगे तो 3 मैच हारे हैं 4 में से। अगर आप उसका अभी निकालेंगे, हम निकालेंगे आज भी वो हारे। हाँ, हम कल के उसमें निकालेंगे तो देखिएगा आखिरी के 4। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू में मैचेस जीत के ना, वो ऑलरेडी अपने जो है ना अपने मजबूत कर ली क्वालिफिकेशन उन्होंने ना। तो अब ये टीमें थी, अब जो कराची और लाहौर का यही प्रॉब्लम हुआ। फिर बीच में थोड़े सेटबैक्स भी हुए, कंट्रोवर्सी भी, हर चीज हुई। लाहौर के साथ मेरे ख्याल से ये हुआ कि बीच में फखर गए वहां से 2 मैचों के लिए वो गए। फिर उनके जो 1-2 लड़के थे उनके साथ प्रॉब्लम हुई। आई थिंक वो चीजें जो है ना उनके क्रिकेट का वो वजह बनी उनकी बाहर होने की। लाहौर कलंदर्स 3 मरतबा की चैंपियन टीम, लास्ट ईयर उसने फाइनल में हराया था कोयटा ग्लैडिएटर्स को। इस मरतबा उसका बाहर होना, और वो शायकीन क्रिकेट की भी, क्योंकि फाइनल के लिए कहा जा रहा है कि ओपन कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने वजीर आजम से दरख्वास्त की और वजीर आजम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि फाइनल पब्लिक के लिए होगा। आज टिकटों के रेट्स भी जो है वो आ गए हैं, बड़े महंगे टिकट्स हैं फाइनल के। आप लाहौर कलंदर्स के इस टूर्नामेंट से HBLPSL 11 से बाहर होने की बुनियादी वजह क्या समझते हैं? बुनियादी देखें, काफ़ी वजूहत हैं। अगर आप बात करें, जिस तरह से बैटिंग होनी चाहिए थी, बैटिंग नहीं हुई। फिर जो 2 मैच पहले ये मैच हारे हुए चेजिंग करते हुए, आपके दोनों एक्सपीरियंस बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं और आपको 40 आउट रन डिफेंड करने 4 कराची ने हराया जी हाँ। तो मेरे में वो इसकी डाउनफॉल की वजह बनी। अगर वो मैच जीतते और 2 पॉइंट लेते तो हो सकता है आज वो प्ले ऑफ में होते। और ऊपर से अगर आप बात करें तो थ्रू आउट जो उनके जिस तरह से पैटर्न से टीमें बनाते हैं, सेट नहीं हो पाए ना। कभी मोहम्मद नईम से करा रहे थे, कभी मोहम्मद फारूक से करा रहे थे, फिर सिकंदर रजा भी अगरचे आखिरी मैचों में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो भी आउट ऑफ टच नजर आया, आउट ऑफ कलर नजर आया। जी हाँ, बहुत सारे लड़के आउट ऑफ फॉर्म नजर आए, स्पेशली सिकंदर रजा। फिर बात करें फखर जमान ने जो 2-3 मैच मिस किए हैं और वो लाहौर हारी, तो वहाँ वो भी एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर थे कोई फॉर्म में थे और लेके चलते हैं लाहौर को, तो वो बड़ा डाउनफॉल बना उसकी वजह। सर, वीवन रिचर्ड्स की अदम मौजूदगी आप समझते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की मायूस कुन कारकर्दगी का सबब थी? हालांकि मोइन खान जो है माशाल्लाह जबरदस्त पाकिस्तान के कप्तान रहे। कोयटा ग्लैडिएटर्स की शिकस्त की क्या वजह? आई थिंक जितना बड़ा नाम है आपने वो लिया, उनके होने से बड़ा फर्क पड़ता है, इसमें तो नो डाउट। बट ये नहीं कह सकते कि उनकी नामौजूदगी से ये एक और सर भी तो मौजूद थे, उनकी अदम मौजूदगी, वीवन रिचर्ड्स की। हाँ जी बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, वो भी देखिए, जब आप हारते हैं ना तो ये चीजें आपको नजर आती हैं। मेरे ख्याल से कोयटा का ना कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। जैसे मैंने आपको बताया, फ़हीम अशरफ नहीं है, वसीम जूनियर नहीं है, तो मेरे ख्याल से इन लोगों की वजह से बहुत इनको मुश्किल हुई। फिर अबरार और तारिक उस्मान पे बहुत ज्यादा इन्हिसार कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल कोयटा में इन दोनों में से कोई एक होगा या दोनों ही नहीं होंगे। मुझे ऐसा अभी से फीलिंग ऐसी आ रही है कि इन दोनों में तो ये नहीं होगा और ऊपर से कप्तान भी नहीं होगा। तो ये चेंजेस तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आगे आने वाली चेंजेस ये लग रही है। बट देखिए, आप अगर बनाते हो तो 1 साल की नहीं बनाते, आप 2-3 साल की बनाते हो, तो एटलीस्ट वो प्लेयर आप पक्के रखो। आप ये हैदराबाद किंग्समैन में देखिएगा, ये जो लड़के इनके खेलने हैं ना, ये 2-3 साल तक बाहर नहीं होंगे, ये यही खेलेंगे। कुछ भी उनको करना पड़ेगा, उनको साथ लेके चलेंगे तो उससे फायदा बहुत होता है। इवन लाहौर को भी देखें, लाहौर का फायदा यही है, एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, अभी वो बाहर हो गए, लेकिन ऐसे नहीं हो कि गंदा खेल के बाहर हुए, बट वो क्वालिफाई कर सकते थे। तो उनकी जो है ना जीत की वजह भी है। तो कोयटा की जीत हारने की वजह सबसे ज्यादा ये है कि हर साल उनकी टीम चेंज होती है। ठीक है, आप ये गुफ्तगू मुलाहिजा की पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम और पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी की। आज जो 2 मैचेस हुए, उन 2 मैचेस में हैदराबाद किंग्समैन की टीम ने 108 रन से कामयाबी हासिल की और फिर 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। और प्ले ऑफ्स की लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है। कल आराम का दिन है, इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और प्ले ऑफ्स के हवाले से बात करेंगे, पॉइंट्स टेबल पर डिस्कस करेंगे, टॉप बैट्समैन और टॉप बॉलर्स के हवाले से बात
करेंगे, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन वॉज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। इंशाल्लाह जिंदगी में वफा की तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। मिर्जा इकबाल बेग, फवाद आलम, मोहम्मद शमी और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।